लो। अच्छा बेटा, रिएक्शंस ऑफ द अल्केन। अल्केन के रिएक्शंस, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पहले ही पढ़ लिया है इसका, कि भाई अल्केन को किस तरह बनाया जाता है, किस तरह प्रिपेयर करते हैं, वो तो ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो और मेथड्स हैं वो हमारे काम के नहीं है। जो हमारी बुक में, न्यू बुक में, पुरानी बुक में, सिंध की जो बुक है, उन दोनों में जितने भी रिएक्शन थे वो हमने कर लिए। अच्छा, अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ द अल्केन्स। तो शुरुआत में पढ़ा था कि अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन। पैराफिन का मतलब यही होता है लिटिल रिएक्टिविटी, लिटिल एफिनिटी। इनकी एफिनिटी कम होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन पोलर नेचर एंड इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। जो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन, उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, इजीली ब्रेक नहीं होते। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैविंग हाई बॉन्ड एनर्जी। इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। अल्केन किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वो। ना एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना बेस के साथ, और ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, पोटाशियम परमैंगनेट जैसे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पोटाशियम परमैंगनेट के साथ अल्कीन रिएक्ट करती है, और अल्कीन पोटाशियम परमैंगनेट को डीक्लोराइज भी कर देती है। ठीक है। अल्काइन भी, मगर अल्केन नहीं करेंगे। इसलिए अगर किसी कंपाउंड के अंदर अनसेचुरेशन देखनी है, अनसेचुरेशन, तो आप उसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट डाल दो। अगर पोटाशियम परमैंगनेट डीक्लोराइज हो जाए तो वो अनसेचुरेटेड है, मतलब अल्कीन है या अल्केन। मगर अल्केन ये रिएक्शन नहीं देता। ठीक है। मतलब पोटाशियम परमैंगनेट को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, और पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। या पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा ये। अच्छा, अल्केन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं विद हेलोजन। अल्केन हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और इनका रिएक्शन जो होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसका जो मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड कंबशन रिएक्शन, विथ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन क्या होता है, कंबशन। एंड कैटालिटिक क्रैकिंग, इनके अंदर क्या होता है, कैटालिटिक क्रैकिंग होती है, जिससे हम क्या बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं। देखो लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन है, उनकी कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं, उससे क्या बन जाती है, स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे प्रोपेन की हम क्रैकिंग करेंगे तो प्रोपीन मिलेगा, इथीन मिलेगा, मीथेन मिलेगा। ठीक है, या लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनकी क्रैकिंग करके हम क्या बनाते हैं, स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। तो कैटालिटिक क्रैकिंग हो जाती है इनके अंदर। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किसके साथ है, हेलोजन के साथ। अच्छा, तो रिएक्शन पढ़ते हैं पहले, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की हेलोजिनेशन। तो अब देखो, ये है अल्केन आर एच प्लस X2 हेलोजन। देखो आर एच अल्केन है और रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगी, और हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, H निकल जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, आर एक्स बन जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा, एच एक्स। अच्छा, अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब हेलोजन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी हेलोजन की, याद कर लो, इसमें फ्लोरीन फास्टली रिएक्ट करता है, फ्लोरीन का जो रेशियो होगा वो फास्ट होगा। वैसे जो बाकी हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये अल्केन के साथ रिएक्ट करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की। मगर फ्लोरीन डार्क में भी रिएक्ट कर लेगा, फ्लोरीन का रिएक्शन डार्क में भी हो जाएगा। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, देन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो F2 रिएक्ट इन डार्क में भी रिएक्ट कर लेगा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन react in presence of light, सनलाइट, यूवी, अल्ट्रावायलेट, हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर लेंगे ये। और आयोडीन डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ अल्केन, बिकॉज reaction is slow and reversible। देखो आयोडीन का जो रिएक्शन है ना अल्केन के साथ, वो क्या होता है, स्लो होता है, रिवर्सिबल है। इससे डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होगी अल्केन की। देखो कैसे, देखो ये मीथेन है प्लस आयोडीन, ठीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, मीथल आयोडाइड बनेगा और एच आई बन जाएगा। देखो मीथेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयोडीन के साथ क्या बना रहा है, मीथल आयोडाइड बना रहा है। तो ये रिएक्शन एक तो स्लो होगा, एक रिएक्शन स्लो होगा। अच्छा, दूसरा रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, रिवर्स हो जाएगा। और एच आई इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो एच आई है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।
जो वापस इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, मीथेन में। देखो HI इज स्ट्रॉन्ग reducing agent which convert, जो कन्वर्ट करेगा किसको, मीथाइल आयोडाइड टू मीथेन, किसमें कन्वर्ट कर देगा, मीथाइल आयोडाइड को वापस मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसमें हो गई नहीं है। इसलिए डायरेक्ट आयोडीनेशन अल्केन की नहीं होगी, क्लोरीनेशन होगी, ब्रोमिनेशन होगी। क्लोरीनेशन बहुत फास्ट होगी, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अच्छा अब आते हैं, हाँ अगर आयोडीनेशन करनी है अल्केन की तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो आयोडीनेशन of methane is possible in presence of strong oxidizing agent। such as HNO3 या HiO3, इनकी मौजूदगी में हो सकती है, बिकॉज दे ऑक्सीडाइज HI, ये ऑक्सीडाइज किसको करेंगे, HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे। अब देखो ये इसको देखिए, एक्चुअली सारा काम HI का ही है। HI इस रिएक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स करेगा। HI इस रिएक्शन को क्या कर देता है, अगर यहां हम यूज करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, क्या यूज करें, तो वो HI को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। HI क्या देगा, ऑक्सीडाइज होगा तो वापस इस प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वापस मीथेन नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो किसकी मौजूदगी में हो सकता है, HNO3 की मौजूदगी में हो जाएगा, HiO3 की मौजूदगी में हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों क्या हैं जो HI को क्या करेंगे, HI को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। इसलिए HI वापस इस प्रोटेक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। रिएक्शन स्लो जरूर होगा मगर रिवर्सिबल फिर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाते हैं, जो मिथाइल हाइड्रेट बनता है वापस मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं है। मगर HNO3 की मौजूदगी में, HiO3 की मौजूदगी में ये पॉसिबल होगा। ठीक है, मगर इतनी इतनी जरूरत नहीं है इसकी। बस ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट आयोडीनेशन अल्केन की पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन की, अच्छा अब उसमें ये होता है कि जो अल्केन टर्शरी होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन निकल जाती है, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन किसकी कर रहे हैं आप, बेटा हाइड्रोजन की कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन लग रहा है ना। देखो ये जो रिएक्शंस हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिनमें हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है और उसकी जगह पे हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक है, तो टर्शरी जो हाइड्रोजन है ना, टर्शरी कार्बन वाली हाइड्रोजन, टर्शरी कार्बन वाली हाइड्रोजन, उसमें रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन उसके बाद मिथाइल। ठीक है, ये होगा ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट ऑफ अल्केन। मतलब ये टर्शरी कार्बन जो होता है उसमें से हाइड्रोजन निकलना आसान है, उसका रिएक्शन फास्ट होगा, उसका रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल।
मगर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल वाला है। मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म है। तो टर्शियरी का जो फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस तरह अल्ट्रावायलेट है अल्केन की। अच्छा अब आते हैं हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। देखो बेटा, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, इट इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल। सब्स्टिट्यूशन, बेटा ये जो एग्जांपल है ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये होता है चेन रिएक्शन। क्या होता है, चेन रिएक्शन है ये। अच्छा कंडीशंस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल भी समझा देता हूँ। जो कंडीशन है फॉर्मेशन की फ्री रेडिकल की, कौन सी कंडीशंस हैं। नंबर वन, सनलाइट, क्या चाहिए, या यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। सनलाइट चाहिए या यूवी लाइट चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट, या हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर पे भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। मतलब फ्री रेडिकल बनने के लिए सनलाइट चाहिए, यूवी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, और कंडीशंस भी हैं फ्री रेडिकल बनने की, और कंडीशंस भी फ्री रेडिकल बनने की होती हैं, पेरोक्साइड के वगैरह की मौजूदगी में भी होता है। अच्छा अब देखो ये है मीथेन प्लस क्लोरीन। देखो मीथेन है किसके साथ रिएक्ट कर रही है, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में। तो रिएक्शन कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मतलब मीथेन में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन एटम लग जाएगा। तो देखो मीथेन में कितनी हाइड्रोजन है, चार, उसमें से एक की क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट, और उसकी जगह क्लोरीन लग गया, CH3Cl बन गया, प्लस HCl बन गया, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, या क्लोरोमीथेन। मगर ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये बेटा रिएक्शन रुकने वाला नहीं, चेन रिएक्शन है ये। चेन रिएक्शन तो इसका मतलब है आगे भी प्रोसीड करेगा, इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते आप लोग, मिथाइल क्लोराइड तक ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करेगा। मिथाइल क्लोराइड जो है रिएक्ट करता है फर्दर क्लोरीन के साथ। अच्छा अब एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, और एक और क्लोरीन का इजाफा हो जाएगा इसमें, हो जाएगा CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl, डाइक्लोरोमीथेन बन गया, या मिथाइल डाइक्लोराइड जिसको पढ़ते हैं, CH2Cl2 प्लस क्लोरीन। अब क्या होगा, एक और हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा, CH3
Cl और CHCl3 सॉरी CHCl3 प्लस ACl, तो ये बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म जो है ये आगे रिएक्ट करता है CHCl3 क्लोरीन के साथ, और बन जाता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन तो फाइनल ये है। इसका मतलब है ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, आगे भी प्रोसीड करता है, इसलिए इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म पे। अगर मैकेनिज्म से पहले एक चीज और समझानी है जो आगे हमें काम आती रहेगी, वो है बॉन्ड ब्रेकिंग। कि बॉन्ड की ब्रेकिंग किस तरह होगी इसमें, क्योंकि अब जो मैं बोल रहा था फ्री रेडिकल, तो इसका मतलब ये बॉन्ड की ब्रेकिंग से बनते हैं ना, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अब आते हैं बॉन्ड फिशन या ब्रेकिंग अ बॉन्ड। बॉन्ड की ब्रेकिंग, बेटा बॉन्ड की ब्रेकिंग दो तरह की होती है। एक होती है होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन जिसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो बनते हैं होमोलाइटिक फिशन से। मतलब इस रिएक्शन के अंदर होमोलाइटिक फिशन होती है। ये जो रिएक्शन है ना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हेलोजन ऑफ अल्केन के अंदर क्या होता है, तो हेटेरोलाइटिक फिशन नहीं होगी, मगर इसके अंदर क्या होती है, होमोलाइटिक फिशन होती है। ठीक है, और होमोलाइटिक फिशन में बॉन्ड इस तरह से टूटता है कि बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली तकसीम हो जाए। क्योंकि बॉन्ड बनाते हैं दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन कितने सारे थे, दो, और उन दो इलेक्ट्रॉन को इस तरह तकसीम कर दें, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली तकसीम हो जाए। क्योंकि देखें ए और बी का बॉन्ड है, ए और बी का सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो होंगे, एक ए का होगा, एक बी का होगा। अब उनको आपने तकसीम इस तरह करना है इलेक्ट्रॉन को और बॉन्ड को इस तरह तोड़ना है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इक्वली क्या हो जाए, तकसीम हो जाए। उसको हम कहते हैं होमोलाइटिक फिशन, उससे बनते हैं फ्री रेडिकल। दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक फिशन, जिसमें अनइक्वल तकसीम होती जाती है। बॉन्ड की ब्रेकिंग जो होती है वो अनइक्वल होती है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनइक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चले जाते हैं, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चले जाते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव आएगी, दूसरे एटम के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव। तो ये एक्चुअली इसके अंदर जो होता है वो होता है होमोलाइटिक फिशन। तो ब्रेकिंग अ बॉन्ड इन सच ए वे both bonding electron equally distributed between two atoms
देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इक्वली तकसीम हो जाएंगे किसके दरमियान, दो एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और उस फिशन को क्या कहते हैं, होमोलैटिक फिशन बोलते हैं। देखें ए और बी का बॉन्ड है ये, और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग, क्योंकि ये बॉन्ड जो बनता है दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का है। अच्छा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, अब वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इक्वली तकसीम हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ठीक है। अब देखें दो बंदे कोई पार्टनरशिप है, 2 लाख से कारोबार कर रहे हैं, कारोबार खत्म किया, 1 लाख एक बंदे को मिला, 1 लाख दूसरे बंदे को मिल गया। अगर 2 लाख से कोई कारोबार करे, दोनों लाख एक ही बंदा लेकर चला जाए, तो ये हेटेरोडाइट रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों जो है इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक ही एटम के पास चले गए, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही है, होमोलैटिक फिशन हुई, अब बन गया ए फ्री रेडिकल, ए के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब देखो क्लोरीन की बात करने, क्लोरीन की, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के पास। अच्छा अब क्या होगा, इसके 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और ये बीच वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो है सिर्फ, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब इन इलेक्ट्रॉन को तकसीम इस तरह करते हैं इक्वली, यहां से अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो क्या बनेगा, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन जाएंगे, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, इवन नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स, अगर हेटेरोडाइटिक फिशन हुई तो इवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर सपोज करते इसका बॉन्ड इवन तरीके से टूटता, ओ सॉरी हेटेरोडाइटिक तरीके से टूटता, तो क्या होता है, यहां से बॉन्ड टूट जाता, इधर से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते, 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चले जाते, 8, तो ये क्या है, इवन है ना, 6 और 8 क्या है, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब है जो होमोलैटिक फिशन होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद कर लो, होमोलैटिक फिशन में इवन इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, याद कर लो, इवन इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मगर क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ में आ रहा है, 8 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, क्लोरीन के पास। अगर क्लोरीन का बॉन्ड हेटेरोडाइटिक तरीके से टूटता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेटा देखो हेटर मतलब यहां से बॉन्ड टूट जाता है, देखो मैं दोबारा, ये इधर से बॉन्ड टूट जाता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो इवन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भी इवन, मगर ये बॉन्ड इस तरीके से नहीं टूटता, इस तरीके से टूटता है, तो ये हो गया फ्री रेडिकल। अच्छा अब आते हैं जो हेटेरोडाइटिक बॉन्ड फिशन, अच्छा इसमें क्या होगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनइक्वल तकसीम हो जाएंगे। अच्छा इसके अंदर क्या होगा, इवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये जो था होमोलैटिक फिशन, इसमें क्या होंगे,
8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा अब देखो ए और बी का बॉन्ड है, ए और बी बॉन्डेड है आपस में, ये दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह टूट गया बॉन्ड, ये बॉन्ड इस तरह टूटा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, बी के पास चले गए। तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, बी और नेगेटिव चार्ज। एक केटाइन बन गया, दूसरा क्या बन गया, एनाइन बन गया। अनइक्वल तकसीम हो गई इनकी। या अगर इसकी इस तरह तकसीम हो जाए, इस तरह बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो अब बताओ अब किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, ए के ऊपर क्या आएगी, नेगेटिव, और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम है इसको हम कहते हैं हेटेरोडाइटिक डिसोसिएशन। तो आपको होमोलाइटिक डिसोसिएशन में मिलेगी, होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और हेटेरोडाइटिक जो डिसोसिएशन होती है उसमें केटाइन और एनाइन बनते हैं। क्या बनते हैं, केटाइन और एनाइन। देखो क्लोरीन में अगर ऐसा हो जाए तो भी इस तरह होगा, बनेगा सीएल बनेगा पॉजिटिव, दूसरा क्या बनेगा, नेगेटिव। इसमें देखो ये क्लोरीन है प्लस FeCl3 कैटलिस्ट है ये। अब क्या करता है FeCl3 कैटलिस्ट, इनके बांड को तरीके तोड़ता है हेटेरोडाइटिक तरीके से, हेटेरोडाइटिक तरीके से टूटेगा इसका बांड। देखो इधर से ऐसे ऐसे टूटेगा, एक बनेगा Cl पॉजिटिव जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा दूसरा क्या बन जाता है Cl नेगेटिव, जो मिलेगा किसके साथ, हाँ कैटलिस्ट के साथ, और बना लेगा FeCl4। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ये हेटेरोडाइटिक वे से टूटा है बॉन्ड, होमोलाइसिस नहीं हुई है। और ये आप पढ़ोगे हेलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन, जो बेंजीन हेलोजिनेशन है उसमें हेटेरोडाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, उसमें केटाइन बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं ना। ठीक है। अच्छा अब आते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सर्कुलेशन। देखो फ्री रेडिकल सर्कुलेशन सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले इसको कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसमें फ्री रेडिकल पहले बनेंगे, इधर देखो ये क्लोरीन का बॉन्ड है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड इस तरफ देखो किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में क्या बन जाएगा, दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल मिलेंगे। इनको मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन शो किया है, वही मैंने इलेक्ट्रॉन शो किया। वैसे तो क्लोरीन के आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मगर मैंने 7 इलेक्ट्रॉन नहीं शो किए, सिर्फ वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना उसको मैंने शो किया, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो मैंने शो किया, बाकी इलेक्ट्रॉन को मैंने शो नहीं किया। तो ये बन गया फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल।
तो पहले स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन के फ्री रेडिकल कितने बने, दो। क्लोरीन के मॉलिक्यूल से क्लोरीन के फ्री रेडिकल दो बने। अच्छा, अब ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल अटैक करेंगे मीथेन के ऊपर। ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल अटैक किस पर करेंगे, मीथेन के ऊपर। इस स्टेप को हम कहते हैं प्रोपेगेशन। देखो जैसे नहीं था, किसी बंदे की बॉडी में कैंसर होती है, उसके बाद कैंसर की क्या हो जाती है, प्रोपेगेशन होती है पूरी बॉडी के अंदर। तो इसमें पहले फ्री रेडिकल बना, अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा मीथेन के ऊपर। ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा मीथेन के ऊपर, और क्या होगा, इसके अंदर प्रोपेगेशन होगी। तो ये सेकंड स्टेप है प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रोपेगेशन का मतलब है प्रोपेगेट करेगा रिएक्शन के। अब देखो ये मीथेन है, मीथेन, इसके अंदर भी बॉन्ड्स हैं, देखो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये। अब बॉन्ड इस तरह से टूटेगा मीथेन का भी, देखो कैसे टूट रहा है, होमोलैटिक तरीके से। इसका मतलब है मीथेन में जो बॉन्ड टूटेगा वो भी किस तरीके से टूटेगा, होमोलैटिक फिशन होगी। इसके बॉन्ड की क्या बन जाएंगे, एक बनेगा हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, बना ना हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, एक बन गया मिथाइल का फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल मिलेगा किसके साथ, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल किसके साथ लेगा, क्या बन जाएगा, HCl। और बाकी क्या बच गया, मीथाइल का फ्री रेडिकल। मीथाइल के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, देखो मीथाइल के पास बचेगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा ये मिथाइल है CH3, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। इसको कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। अच्छा, अब ये मिथाइल का फ्री रेडिकल जो है, ये मिथाइल का फ्री रेडिकल है, ये अटैक करता है क्लोरीन के ऊपर। किस पर अटैक करता है, तो क्लोरीन में तो आपको पता है क्या होगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। अब इसका बॉन्ड कैसे टूटेगा, होमोलैटिक हुई। अब कितने बन गए, दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल। एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिल जाएगा किसके साथ, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलेगा किसके साथ, मीथाइल के साथ, और बना लेगा मीथाइल क्लोराइड। और बाकी क्या बचा, फ्री रेडिकल बच गया। अच्छा, ये चेन को क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा, चेन को क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा। देखो यहाँ पे एक क्लोरीन लगी, फिर दूसरी लगेगी, फिर तीसरी लगेगी, फिर आखिर में बन जाएगा CCl4। देखो बेटा, जैसे ये मिथाइल क्लोराइड बना ना, क्या बना है, मिथाइल क्लोराइड बना नहीं ये। अब तो क्या बनेगा इसके बाद, डाइक्लोरोमीथेन। फिर क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा। इसको कहते हैं प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन होगी, बनेगा CCl4। क्या बनेगा, CCl4 बनेगा लास्ट में। मगर अभी क्या बना है, मिथाइल क्लोराइड बना है। तो इसको स्टेप को कहते हैं प्रोपेगेशन। याद करो प्रोपेगेशन की निशानी है, अगर कोई स्टेप आपको आ जाए इसके अंदर प्रोपेगेशन हो रही है नहीं हो रही है, तो प्रोपेगेशन में ये क्या होगा कि आखिर में फ्री रेडिकल बचना चाहिए। एक फ्री रेडिकल भी एक बचना चाहिए, एक बचा इसमें, इसमें भी क्या है, इनिशिएशन में दो फ्री रेडिकल होंगे। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब है ये रिएक्शन खत्म कैसे होगा, टर्मिनेशन का मतलब आखिरी। अच्छा, खत्म इस तरह होगा, इधर देखो, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेगा, टर्मिनेशन हो जाएगी। बेटा क्लोरीन का फ्री रेडिकल अगर क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिले तो क्या बनेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल, टर्मिनेशन। मीथाइल का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा तो भी टर्मिनेशन हो जाएगी, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। मीथाइल का फ्री रेडिकल और मिथाइल का फ्री रेडिकल ये दोनों आपस में मिलकर इथेन बना देंगे तो भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है, टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल बचेगा नहीं आखिर में। देखो बचा है नहीं बचा,
प्रोपेगेशन में फ्री रेडिकल एक बचेगा। देखो इनिशिएशन में 2 फ्री रेडिकल होंगे, तो इनिशिएशन में 2 फ्री रेडिकल, प्रोपेगेशन में 1 फ्री रेडिकल, टर्मिनेशन में 1 भी फ्री रेडिकल हो, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कल पढ़ लेंगे।